सबसे पहले तो हमारे बी.आर. मिर्जा महाविद्यालय छात्र संघ उद्घाटन समारोह में छात्र संघ के अध्यक्ष और इनकी पूरी टीम जिन्होंने चुनाव में जीत अर्जित करी, इस शानदार जानदार कार्यक्रम के अंदर छात्र संघ अध्यक्ष को, कॉलेज के प्राचार्य और इनकी पूरी टीम को, भाई वासुदेव मानता और जो इनके तीनों पदाधिकारी, सुरेंद्र धोत्र जो पूर्व अध्यक्ष है, इनको ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं विश्वास करवाएंगे जितनी भी मेरे छोटे भाई बहनों की तकलीफ है, समस्या में तो समस्या ही समस्या है, मैं पूरा समाधान कर दूंगा कम से कम कॉलेज की आपकी इन समस्याओं का, कि अगले उद्घाटन के समय जब हम आए तो ऐसा लगना चाहिए कि कॉलेज का नक्शा बदल गया। इस कॉलेज के साथ साथ जो हमारी गर्ल्स कॉलेज है उनको भी, बच्चों को मैं आश्वस्त करता हूं कि गर्ल्स कॉलेज के अंदर भी जितने भी रिक्त पद है, जो जो वहां से आप लिख के दोगे, साथ हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आजादी के 75 साल बाद अगर पीजी के लिए हमें देखना पड़े सरकार की तरफ टकटकी लगाए तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जितने भी पीजी आपने लिखे, वनस्पति शास्त्र, वैसे मैं स्टूडेंट नहीं था वनस्पति शास्त्र का, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, भूगोल का था मैं स्टूडेंट, हिंदी, भूगोल और सोशियोलॉजी, ये सारी पीजी एक साथ नागौर में खुलवा देंगे। ये किसी जो नया राजस्थान का बजट आएगा उसमें सारी पीजी नागौर के अंदर खुल जाएगी, यह मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं। इसके साथ साथ आपने विज्ञान विषय तो 3 लैब की बात करी है, आपके तीनों लैब कोशिश करेंगे, तीनों खोलेंगे तो 2 लैब इस बार आपके बजट से खुलवाएंगे, कोशिश मेरी तीनों लैब की रहेगी। एक आपने, अभी मैं जब कॉलेज में घूम रहा था तो प्रिंसिपल साहब को कह रहा था कि आजकल जहां भी जाते हैं सारा जमाना हाईटेक हो गया, लोग कहां, अपन अभी भी ऐसे ही चल रहे हैं, तो कह रहे हैं सरकार बजट, ये सही बात है कि बजट सरकारी बिल्डिंगें बन जाती है। इंडिया ने कितने पदक लिए, लेकिन खिलाड़ियों का कोई ध्यान नहीं देता, सरकार बजट नहीं देती, और बजट के अभाव के अंदर हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी और हमारे गांव और गरीब किसान के बेटों की प्रतिभाएं दम तोड़ती नजर आती है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि नागौर कॉलेज के सौंदर्यीकरण के लिए इस बार चाहे मुझे मेरी तरफ से करना पड़े, चाहे राजस्थान की सरकार की तरफ से करना पड़े, चाहे दिल्ली से करना पड़े, मैं इस पूरे कॉलेज को ही सौंदर्य के रूप में, नए मॉडल के रूप में आपके नागौर के अंदर नया नजर आएगा। पूरा कॉलेज नए सिरे से इसको हम तैयार कराएंगे। राशि की मैं घोषणा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसमें पैसा कम ज्यादा भी लग सकता, आप बता देना, सारा कॉलेज आपका नया बनवा देंगे। महाविद्यालय की 4 दीवारी की बात है, कुछ अतिक्रमण हो रखा था 4 दीवारी के अंदर, तो उसमें थोड़ा सा क्या है कि ज्यादा तोड़फोड़ करें तो लोग सड़कों पर आ जाता है, आप जानते हो सारी स्थिति। तो इसके लिए आप ये चाहो कि पूरा ही अतिक्रमण हटे, उसके लिए तो सरकार की आवश्यकता, सरकार होगी जो तो मिनट के लिए RSC सारी लग के एक दिन में हट जाएगा, उसके लिए सरकार, यहाँ 4 आदमी बैठते हैं, 6 खिलाफ हो जाते हैं। तो भाई जो पूरा कॉलेज की जमीनों को जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, अगर इसको आप चाहते हो कि पूरी कॉलेज की जमीन आपके कॉलेज के कब्जे में आए, पूरी नहीं आ रही, आप जो कह रहे हो ना 4 दीवारी की बात अलग कर रहे हो, लेकिन वहाँ जो वाटर चौराहे तक कॉलेज की जमीन है वो भी तो आपकी जमीन है, इस कॉलेज की नहीं। इस कॉलेज से तो माडीबाई कॉलेज बना था, अलग हुआ ना, तो उसका अतिक्रमण उसको तो मुक्त कराना, वो भी मैं ही कराऊंगा, और कौन आएगा, दूसरा आएगा कराने के लिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि नागौर महाविद्यालय की 4 दीवारी के साथ, ये तो मैं बनवाए रहा हूँ नहीं, आपके पूरे कॉलेज की जितनी भी जमीन हमारी थी उसके अंदर आपकी पूरी जमीन खाली कराएंगे। और कॉलेज के बच्चों की जो भावनाएं थी, बच्चे चुनाव के अंदर जोर शोर से बात भी करते हैं
क्या अतिक्रमण हटाएंगे। अतिक्रमण में विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव लड़ता था तो हमारा एक नारा था वहां पे, विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल के नजदीक कच्ची बस्तियां थी। कच्ची बस्तियां आप जानते हो किस तरह कच्ची बस्तियों में लोग रहते हैं, उनके कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं। संघर्ष हमने चालू किया, कच्ची बस्ती बैठ गई और कच्ची बस्ती में जो लोग रहते थे उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करा दी। आज उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। प्रेम जी, जब आप कच्ची बस्ती आप लोगों को देखें तो प्रयास करने से निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। मैं नागौर के अंदर एक बात आपको कहना चाहता हूं, इस राजस्थान में मैं सरकार के अंदर नहीं हूं, दिल्ली के अंदर सरकार छोड़ के सड़क पे आपके साथ लड़ रहा हूं, लेकिन राजस्थान के अंदर नागौर पहला शहर है जिस शहर के अंदर सौंदर्यकरण के नाम पे दिल्ली की सरकार से अगर कोई पैसा लाया तो नागौर का सांसद 60 करोड़ रुपए लेकर आया, जिसमें आपकी मानासर से लेकर दिल्ली दरवाजा आपकी जो वल्लभ चौक तक की रोड है ये 4 लेन होगी। जगह जगह बस स्टॉप बनेंगे, हम फुट ओवर ब्रिज एफओ भी बेकार बनाएंगे। कॉलेज के जो हमारे छात्र छात्राएं यहाँ पे उनकी तकलीफों को देखते हैं, किस तरह फुटपाथ का निर्माण हो। एक हाईटेक स्मार्ट सिटी जो बनता है वो आपको नागौर आगामी दिनों में नजर आएगा। क्योंकि देखिए नागौर किसी ने गौर नहीं किया 70 साल तक। और जब मैं आया, मैं तो लेट आया आपके बीच, 8 में आया था, 3 में आया था, लोगों ने रोक दिया था। और जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद वोट नहीं करने वाले लोगों ने भी कहा कि हमने हमारे भाई को मार दिया और एक बारी व्यक्ति को जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेज दिया, जो ने हमारी जाति का था ना पार्टी का था, उसको जिता दिया। लेकिन भाइयों मैंने हिम्मत नहीं हारी। ये कलाकार जो मंच पर बैठे हैं इन्होंने जो बात कही नागौर के लिए, गांव के लिए, तो मैंने प्रयास किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा, सत्ता को ठोकर मारी, राजस्थान की सरकारों से लड़ा, मुख्यमंत्रियों से लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा। और जब दिल्ली गया सत्ता नजदीक थी और जीवन के अंदर दिल्ली में मंत्री बनने का मौका 1-2 बार आता है। क्योंकि हमारे भी जो नेता 70 साल तक वोट लेते रहे तो दिल्ली में मंत्री बनने का नंबर उनके 1-2 बार आए थे। लेकिन जब देश का किसान तकलीफ में था, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसानों ने कहा कि हनुमान जी अगर आप सत्ता छोड़ दो तो किसान बिल वापस हो सकते हैं, मोदी सरकार झुक सकती है। भाइयों पड़ोसी थाली को अगर ठोकरें देश के अंदर मारी, पंजाब के अंदर अकाली अलग हुए, लेकिन वो हमेशा सत्ता के अंदर थे। 60 साल से उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन हनुमान बेनीवाल के घर से कोई मंत्री नहीं था। उसके सामने एक ही विकल्प था, सत्ता की परोसी थाली थी या सड़क पे संघर्ष करता हुआ वो किसान था जो सरकार के कारण ठंड में किस तरह सादत देके इस किसान के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। तब हनुमान बेनीवाल ने वो काम किया जो वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले किया, किसान के लिए सत्ता छोड़ी। और 70 दिन तक सड़क पे अगर देश का कोई सांसद बैठा तो नागौर का सांसद था जो राजनीति के लिए सत्ता नहीं छोड़ी, जब तक लड़ता रहा जब तक किसानों की जीत नहीं। तो मैंने प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि आज देश के किसी भी कोने में चले जाओ तो निश्चित रूप से लोग आपके संघर्ष को याद करेंगे। बताने की आवश्यकता नहीं है कि नागौर का सांसद कौन है और हनुमान बेनीवाल कहां से सांसद, नहीं तो लोगों को बताना पड़ता है आपका नाम क्या है, आपका एमपी कौन सी है, कौन से प्रदेश में आती है, पता ही नहीं चलता। कि अब तो नए नए स्टेट बन गए ना, एमपी से बन गया छत्तीसगढ़, बिहार से बन गया झारखंड, यूपी से उत्तराखंड, आपका दूसरा तो पता नहीं कहाँ क्या हुआ, आपके छत्तीसगढ़ के एमपी के पता नहीं चला, कौन नक्शा गूगल पर देखना पड़ता है। तो भाइयों मैंने प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आप लोग जिद करके बैठ जाते कि हमें तो हनुमान जी को बुलाना है, क्योंकि मैं भी इसी मिट्टी का हूं, जिद्दी हूं, आप भी जिद्दी हो। जिद कर लिया आप लोगों ने, मेरे को पूछा नहीं, नाम लिखवा लिया कि 18 तारीख को आपको नागौर आना ही है, सरदार शहर का उपचुनाव। मैंने कितना प्रतिष्ठित है राजस्थान के अंदर, आप देखिए कौन लड़ रहा है इस राजस्थान के अंदर, एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। और ये आज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये लड़ रहा है 70 साल की व्यवस्था बदलने की लड़ाई। क्या व्यवस्था बदलना चाहते हैं, कौन सी व्यवस्था?
व्यवस्था ये कि गांव का गरीब किसान और गांव का किसान का बेटा थाने तहसील कचहरी के अंदर जाए तो थानेदार तहसीलदार उसका मान सम्मान करे, आओ बाबा चाय पियोगे ठंडा मंगाओ। ये व्यवस्था अनुमान बेनीवाल बदलना चाहिए। आज भी कितना खौफ है पुलिस का, अपराधी पुलिस से डरे, आम आदमी को अंदर विश्वास नहीं, या उल्टा है, अपराधी तो थानों में दारू पीते हैं और आम आदमी पुलिस से डरता है। तो ये चेंज कैसे हो? ये अंग्रेजों के जमाने का पुलिस एक्ट कैसे खत्म किया जाए? हमारा जमाना था यूनिवर्सिटी के अंदर, राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बड़ा सम्मान जिसका होता था, मुख्यमंत्री राज्यपाल 1 मिनट के अंदर यूनिवर्सिटी अध्यक्ष को मिलने का समय देते थे। और आज क्या स्थिति हो गई भाई? छात्र संघों को कैसे कमजोर कर दिया, किस तरह लिंगदो कमेटी के आड़ के अंदर इन छात्र संघों के माध्यम से जो मजबूत नेता इस देश को मिले, प्रदेशों को मिले, इस देश का इतिहास उठा कर देखिए, जो छात्र राजनीति से दिल्ली तक पहुंचे, कई मुख्यमंत्री बने, कई दिल्ली में मंत्री बने, वो मजबूती से बेबाकी से अपनी लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन देश में कई नेता जो कागजी नेता थे, उनको लगा कि छात्र संघों को कमजोर कैसे करें, यहां से निकले हुए नेताओं को कमजोर कैसे करें। तो लिंगदो कमेटी बनाई, उसकी सिफारिशें लाए और लिंगदो कमेटी की सिफारिशें लागू कर दी। अब आपका कॉलेज का अध्यक्ष क्या कर सकता है? मैं कोई भड़का नहीं रहा हूं आपको, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष क्या कर सकता है? सस्पेंड कर दो। पुलिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ नहीं सकती थी, पुलिस तो प्रिंसिपल को पकड़ के ले जाती है, वीसी को पीटते हुए ले जाती है। बताइए किस तरह सरकार ने विश्वविद्यालय कॉलेज की स्वायत्ता को खत्म कर दिया। विश्वविद्यालय जो ऑटोनोमस स्वायत्तशासी संस्थाएं थी, बॉडी थी, आज कुलपति शिक्षा मंत्री के घरों पे फ्रूट ले जाते हैं, सब्जी ले जाने का काम करते हैं। ये कुलपतियों की स्थिति राजस्थान के अंदर होगी। ये किसने करी? इन सरकारों ने करी। ये घबरा गए छात्रों की ताकत से, नौजवानों की ताकत से। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि अनुमान बेनीवाल ने जब राजस्थान में वसुंधरा ने छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए थे और 2008 में जब गहलोत की सरकार आई तो सबसे पहले राजस्थान में छात्र संघ चुनाव चालू कराने के लिए अगर विधानसभा की बेल में बैठ के अगर लंबा धरना दिया, प्रयास किया, वो नागौर का ही शासक था जिसने राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाने की घोषणा मुख्यमंत्री से उसी दिन विधानसभा के अंदर पटल पर करवाई थी। क्योंकि मैं छात्र संघों के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा के अंदर आया हूं। भाइयों, मेरी एक आदत है, मैं जहां भी रहता हूं अन्याय को सहन नहीं करता। बीजेपी के नेता बैठे मंच पर, क्योंकि विद्यार्थी परिषद और आरएलपी का संयुक्त उम्मीदवार था वासुदेव, और मैं भी पहले बीजेपी के अंदर हुआ करता था कि भोजराज जी होशियार आदमी है। जब मुझे काम लेना था वसुंधरा लड़ने के लिए तब मेरे को लड़ा दिया और उसके बाद कह दिया बीजेपी, तो मैं अलग हो गया। अब मैं अलग हो गया तो जाट की एक आदत है, तो आगे निकल गया तो वापस नहीं आ रहा, मैं आगे चला गया लड़ता। मैंने आपको बता दिया, मेरे लिए राजस्थान की सरकार भी तैयार है, दिल्ली की भी तैयार है, लेकिन अनुमान बेनीवाल ने व्यवस्था परिवर्तन का बिगुल बजाया राजस्थान के अंदर। और मैं आगे निकल के राजस्थान के अंदर, लोग कहते थे कि राजस्थान में कोई पार्टी बनती है क्या, कोई मोर्चा बनता है कि जैसे ही कहते हैं लोग कब पार्टी बनेगी, कब मोर्चा बनेगा। पुकार भरी मेरे भाइयों के लिए, कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान। टोल पे जाते हो बुरा लगता है सबको, फ्री बिजली, मजबूत लोकायुक्त, बातें सब लोग करते हैं। आज अखबार का पन्ना पलटोगे, किस तरह की खबरें, किस तरह के दरिंदे पैदा हो गए। आप देखिए 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल मासूमों की जिस तरह हत्या की जा रही है, जो घटनाएं हो रही है। कहा हमारा राजस्थान अपराध के अंदर बहुत पीछे था, कहा राजस्थान 1 नंबर पे आ गया। कौन दोषी इसके लिए? इसके लिए वो लोग दोषी है तो सरकारें चला रहे हैं। हमारी जो सरकार बनी नहीं राजस्थान के अंदर, मैंने तो एक बिगुल बजाया, नौजवानों को संगठित किया, धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक किसान के बेटों को संगठित करके उनको सत्ता का रास्ता दिखाया, उनको लक्ष्य दिया कि उठो,
मांगने से कोई सत्ता नहीं देगा, सत्ता छीननी पड़ती है। भाइयों याद करो, हम उस धरती से आते हैं। हमें तो बहुत बुरी तरीके से मारा, पहले अंग्रेजों ने मारा, मारवाड़ के अंदर, हम मारवाड़ से आते हैं। अंग्रेजों के बाद जागीरदारों का राज, वो जागीरदारों के राज के अंदर गढ़ किलों के सामने से जूती पहन के नहीं निकलने देते थे अपने बुजुर्गों को। उन जागीरदारों से लड़े, अकाल का साया और नेताओं का धोखा। किस तरह के नेता थे जो अपने गांव का विकास नहीं कर सके, वो दलाल के रूप में अपनी दलाली राजस्थान और दिल्ली में करते रहे और देखते ही देखते नागौर को पीछे छोड़ दिया, ना घोर हो गया। मैं जब विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, चुनाव लड़ा, तब नागौर के तो 60-70 बोर्ड थे, सारे बोर्ड शेखावाटी के थे। और आज जब विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव होते हैं, अकेले नागौर जिले के 3 से 4 हजार वोट उस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर है। शिक्षा में हम कितने पीछे रह गए। अगर शिक्षा के साथ साथ हमारी आर्थिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाता, सिंचाई का पानी नागौर की धरती पर आ जाता, कुछ रोजगार के साधन ही आ जाते, नए उद्योग आ जाते, तो निश्चित रूप से आपके बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते। मैं धन्यवाद दूंगा उन किसान के बेटे बेटियों को जो जिले का मान और सम्मान रख रहे हैं। जब नीट का एग्जाम होता है, पहले पीएमटी के मार्फत होता था चयन, कोटा में यहाँ के किसान, किसी की माँ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए रहती थी, किसी के पिताजी अपने के बच्चे के साथ रहते थे, उसकी माँ अकेली रहती थी। और किस तरह संघर्ष करके कोटा, जयपुर और तमाम अलग अलग जगहों पर संघर्ष किया, और उसी का परिणाम है कि हमारे बच्चे आज मेडिकल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जितने भी एग्जाम है उसमें नागौर के बच्चे आगे निकल रहे हैं। लेकिन आपको ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, हमसे आगे बहुत से जिले हैं। शेखावाटी हमसे 30 साल आगे चल रहा है। शेखावाटी की बराबरी करने के लिए आपको मेहनत की आवश्यकता है, लगन की आवश्यकता है। अभी एक बहुत बुरी स्थिति हमने देखी नागौर जिले के अंदर, एक नशा देखा, इसमें के बाद एक एमडी नया नशा आ गया। बच्चे एमडी खा के कहीं पढ़े मिलते हैं, माँ बाप का इकलौता बच्चा हो, अगर उसको पढ़ाने लिखाने के लिए कॉलेज में भेजे और वो नशे का आदी हो जाएगा और कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं जेल चला जाएगा, कहीं चोरी कर लेगा, तो माँ बाप पे क्या बीतती होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कसम खानी है कि हम नशा नहीं करेंगे, हम हमारे समाज को, माँ बाप का सीना तोड़ाओ वो काम हम करेंगे। ऐसा पढ़ लेके आपको कॉलेज से आगे निकलना है। नौजवानों को हनुमान बेनीवाल यही सीख देना। आपके बीच आया, मेरे को तो लोग कहते थे कि हनुमान जी तो बच्चों को बिगाड़ने का काम कर। आप मुझे ये बताएं, जब देश का नौजवान संकट के अंदर आया, सेना को ठेके पे दे दिया, अग्निपथ योजना आई, कौन आया आपके लिए लड़ने के लिए? एक ही सांसद जो लोकसभा में तख्ती लेके खड़ा रहता है कि अग्निपथ वापस लो, सेना को ठेके पे नहीं जाने देंगे, हम 4 साल के लिए सेना में नहीं जाएंगे। तो हम किसान के बेटे हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा 62-65 काल की लड़ाई के अंदर करी। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो। जोधपुर के अंदर 2 लाख जवानों की रैली करके देश की सरकार को चेतावनी दी कि अग्निपथ का मुद्दा हो सकता है कि मीडिया के अंदर गायब हो गया होगा, लेकिन देश के जवानों के अंदर अग्निपथ का मुद्दा अभी भी ज्वलंत है, अभी भी जिंदा है। प्रधानमंत्री जी, आप चैनलों पे अग्निपथ को दिखाने से रोक सकते हो, दिल्ली के चैनल दिखाए कि नहीं दिखाए, देश का नौजवान इस अग्निपथ के विरोध में आगामी दिनों के अंदर सड़कों पे मिलेगा। जिस तरह किसान आंदोलन चला, ये अग्निपथ को वापस लेने के लिए दिल्ली कूच की तैयारियां हम लोगों को करनी होगी। हम हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और हक और अधिकार के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है। ये लोकतंत्र के अंदर हमें यही सिखाया गया, और ये भारत का इतिहास है कि अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे और यहाँ कमजोरी देख के राज करने लगे। अगर हम हर जगह कमजोरी देखेंगे तो भाइयों आपकी कोई नहीं सुनेगा। आज जो पेट्रोल और डीजल 100 रुपए की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर क्रूड ऑयल की जो कीमत है बहुत नीचे है, और ये 2013, 14, 12, 15 की बात करेंगे तो कोई क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई। जब वहां बढ़ोतरी नहीं हुई तो आप तेल, पेट्रोल, डीजल कैसे बढ़ा रहे हो? आप बताओ। 10 रुपए बढ़ा के 2 रुपए कम कर देते हो। सामने विपक्ष नहीं है,
सामने पप्पू है, कोई गप्पू है, कोई दूसरा है। अब मैं तो कह रहा हूँ लड़ी रहूं भाई, बकरे बकरा। लोग कहेंगे आप आगे क्या करोगे? अरे आगे एक बार सेमीफाइनल तो खेले हैं राजस्थान को, वो सेमीफाइनल होगा। अगर ताकत दोगे तो फाइनल में उतर जाएंगे 24 के अंदर, और सेमीफाइनल में हार के घर बैठ जाएंगे। और क्या करेंगे बताओ? लड़ते लड़ते एक आदमी की वो तो होती है। लेकिन विपक्ष कमजोर है, चाहे जैसी गुंडागर्दी देश और प्रदेशों में तो जगह जगह चल रही है। ये तो आपने देखा होगा। हाँ, ये सही है कि प्रदेशों में जो लोग गुंडागर्दी करते थे, कई प्रदेश ऐसे हैं उनकी गुंडागर्दी कम हुई है कई प्रदेशों में, लेकिन वो तो फिर पावर तो एक जगह आगे सारे। इस बात को आपको समझना होगा, सोचना होगा। बात किसान की करेंगे, वोट आपसे लेंगे और जयकारा दूसरे का लगाएंगे। आप वोट के मामले में ये तय कर लो कि अच्छा भाषण देने वालों को वोट देना है कि अच्छे काम करने वालों, किसको वोट देना चाहोगे आप? और भाषण वाले को देना चाहो तो फिर सारे देश के एंकर खड़े हो जाएंगे, उनको दे दो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दो, एंकर जीतेंगे। अच्छा इसलिए देते हैं सारे, तो कहाँ झूठ पड़ गई भाइयों? भाषण के साथ साथ उस व्यक्ति का काम भी देखो कि वो काम कैसा कर रहा है। मैंने देखा कई लोग बड़ा अच्छा स्पीच देते हैं, जैसे हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह किस तरह जोर जोर से सौगंध खाता और किस तरह परिवहन घोटाले के अंदर आरोपी बन गया था। ध्यान है आप लोगों को? वो तो गहलोत ने जांच नहीं कराई। एक मुझे कोई कह रहा था कि साहब प्रताप सिंह अचानक सचिन को छोड़ के गहलोत के पास क्यों चला गया? मैंने कहा इसलिए चला गया कि फाइल मंगा ली थी, तो जेल जाना मेरे साथ जाना। बोला आपके साथ है? हाँ तो भाइयों जो बदमाशी करेगा ना उसकी फाइल सरकारें मंगा लेती है। मुझे डर मिलता है ईडी और सीबीआई का। सीबीआई क्या करती है? 302 से बड़ी कोई धारा नहीं। झूठे मुकदमे में मुझे कांग्रेस की सरकार ने फंसाया था, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हार नहीं मानी। और मोदी से डर मुझे इसलिए नहीं लगता कि मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई नुकसान वो लोग नहीं कर सकते। ईडी अगर आएगी तो 2 जोड़ी जूते और 3 जोड़ी कपड़े मिल जाएंगे, उसमें ईडी क्या करेगी? दोबारा ईडी नहीं आएगी कहीं भी देश के अंदर। तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल आपकी लड़ाई मजबूती के साथ 23, 24, 25 जहां भी होगी लड़ेगा, लेकिन उसके लिए समय समय पे ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कौन देगा? आप दोगे। आप ऊर्जा दे रहे हो ना। 8, 13, 18, 19 फिर उपचुनाव, ऊर्जा दी आप लोगों ने। सरकार पूरी लग गई थी, क्यों थे? उपचुनाव के अंदर भगा दिया राजस्थान की सरकार को। और आज तक ईश्वर की इतनी कृपा रही, जिस बात के लिए आगे बढ़े उसमें आगे बढ़ते ही रहे। मैंने कहा वसुंधरा को भगा दूंगा, भगा दिया वसुंधरा को। गहलोत को भगा दूंगा, गहलोत भागे, उसके बेटे को भी हराया, चुनाव हराया कि नहीं हराया? मैंने कहा इनको भगा दूंगा, तो भागे वही जो काम नहीं कर रहे थे, कमजोर थे, लड़ नहीं पाए। मुझे बड़ी पीड़ा होती है। काम मैं करवाता हूं, फोटो कोई छपवा लेता। मैंने कहा आप काम करेंगे नहीं? मैं प्रिंसिपल साहब यही कह रहा था कि मैं काम कराऊं तो कम आप तो याद रखना हनुमान जी करा के जाने। हम मेरे तो चिंता एक बात होती है कि लड़के दिल्ली जयपुर से कोई पैसा लाए, कोई धीरज डाल देगा सोशल मीडिया, मेरी मांग, उसको पता नहीं दिल्ली का रास्ता कौन है, तेरी मांग कहां पे? कई एमएलए को मैंने देखा तो मोदी नाम से एमपी को ही नहीं जानता, एमएलए को थोड़ी जानता। बोले मैंने मोदी को ट्वीट कर दिया। मोदी जानता है तेरे को? तू कहां रहता है? एमएलए को जानता है मोदी को इतना फालतू टाइम है क्या? अरे भाई कितनी विडम्बना। आपको ये बातें भी सोचना चाहिए कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि हम अब काम करा रहे हैं, तो उनको रोका किसने था काम कराने से? मैं तो 2008 में आया हूं। 2008 से 1952 तक कौन था नागौर के अंदर? क्यों काम नहीं होने दिया? अच्छा काम करवाते, सारी बातें लोग याद रखते, जगह जगह मूर्तियां लगाते आपकी। इस तरह कोणों में थोड़ी लगानी पड़ती मूर्ति, आप करते काम अच्छे और लगाइए, उनसे भी लोग राजी नहीं निकलने के बर्बाद कर दिया हमारे देश में। तो सारी बातें मेरे भाइयों, मैं इतनी सीख आपको दूंगा कि हमें मजबूत तरीके से चलना। वैसे आपके छात्र संघ अध्यक्ष तो बहुत मजबूत है, मैं तो इनसे एक बात से नाराज भी था। कॉलेज के शिक्षक और छात्र संघ अगर आपस में लड़े तो कैसे काम चलेगा? लेकिन वो लड़ाई नहीं थी, वो कंफ्यूजन हो गया था आपस के अंदर। ये छोटा सा कहीं मामला हो गया, लेकिन वापस मैं उनको गुरु जी को भी धन्यवाद दूंगा, हमारी बात मानी। और सारे हमारे लेक्चर प्रिंसिपल साहब सब, मैंने कहा आपस में अपने आप के बच्चे हैं, इनको माफ करो, इनको सबको साथ लेके चलना है। जब सब साथ चलेंगे जब भी विकास होगा। मुझे भी आप देखें कि मैं पार्टी चला रहा हूँ, मेरे पार्टी के कई नेता स्विच ऑफ कर लेते हैं। अब कर लेते, उनको चिंता किस बात? उनको थोड़ी पार्टी का मुखिया कौन है? मुझे लोग कहते हैं जब आपने फला नेता का स्विच ऑफ है
वो काम नहीं करा। मैंने कहा इसलिए नहीं, उसको पता है हनुमान जी अपना आप करेंगे, मुझे करने की काम जरूरत है। अगर हर कोई काम करने लग जाएगा तो सरकार ही बन जाएगी। काम व्यवस्था परिवर्तन ही तो है भाई। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर तो इनके एक आवाज आती है, अपना मंडल से लेकर सारी व्यवस्थाएं, सारी इनकी जो लंबा सिस्टम है। अब हमारे पास तो देखो व्यवस्थाओं से लड़ना, आर्थिक तंगी, देखते सही गलत क्या है। भोजराज जी ने आपको कई बातें बताई और मैं भोजराज जी को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा। इस बार रमाकांत जी पूरी टीम बैठी है। एमपी चुनाव में ये लोग मेरे साथ थे, लेकिन खाली ये मेरे से इस बात से ही नाराज हो कि हमने हनुमान जी को एमपी बनाया। अरे तुमने मुझे बनाया, मैंने 16-17 बनाया तुम्हारा राजस्थान, उस बात का भी ध्यान रखो। मैं लोकसभा में कहा था, बीजेपी के सांसदों ने कहा था मुझे कि अब की बार आ जाना। मैंने कहा कौन सी अब की बार, तुम्हारा पता मिले। मैं तो कई बार आया और आ जाऊंगा। फिर अपने नेता से ये पूछ लो कि मेरी वजह से 12, 15, 16 बने थे, मैं आज इस्तीफा देता हूं और तुम बाकी छोड़ो 2 जने ही दे दो। अगर मैं जीत के आ गया आप बिल वापिस ले लेना, और मैं हार जाऊं तो आंदोलन खत्म कर दूंगा मेरी तरफ से, और आप हार जाओ तो मैं से बहस मत करना। ये होती तो बहस हो क्या, लोकतंत्र के अंदर तो बहस क्या होती है। आजा मैदान के अंदर, मैदान कौन सा होता है, राजनीतिक मैदान, जनता की अदालत। तो जनता की अदालत के अंदर हनुमान बेनीवाल लड़ा, और लड़ के इतना पक्का हो गया कि हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, आज आप चंबल के बीड़ से लेके बाड़मेर से लेके तमाम जगहों पर देखो, आज बजरी के मामले में जिस तरह माफिया गुंडागर्दी कर रहा है, वसुंधरा के समय यही माफिया गहलोत को भी पैसा दे रहा है। बजरी शायद 2-2.5 हजार रुपए ट्रक में बजरी आती होगी, आज बजरी की रेट हो गई 18-20 हजार रुपए ट्रक। किस तरह गरीब आदमी अपना घर बनाएगा, किस तरह वो आशियाना बनाएगा। उन माफियाओं से लड़ने के लिए उनके दुनिया भर के गुंडे बदमाश, यहाँ की पुलिस साथ हो जाती है। नेताओं को 5 लाख की थैली दी, 10 लाख का थैला दिया, नेता उनके पक्ष में बयान दे देते, नेता उनके साथ होटलों में रुकते हैं दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर। तो कैसे आम आदमी को बचाया जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बालोतरा से लेके, जोधपुर से लेके, नागौर से लेके पूरे राजस्थान के अंदर इस बजरी माफिया के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी, इस बजरी माफिया को ठीक करेगी और माफिया को राजस्थान में समाप्त करेगी। चाहे भू माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे पर्यटन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो और चाहे शिक्षा माफिया हो। बदमाशी कोई भी करेगा उसके खिलाफ आरएलपी का जवान सड़क से लेके सदन तक, स्टेट और दिल्ली में आपको लड़ता हुआ मिलेगा। आज जो हमारे मंच पे बैठे हुए हैं भाई भोजराज जी शाश्वत, वो गाना गा रहे थे ना, जाट मिलेंगे नहीं जाट मिलेंगे तेजा जी के ना बताए, जाटों के बारे में बताया। तो मैंने कहा एक चीज और भी बोल दो, जाट मिलेंगे मंडी में भोजराज जी वाली दुकान पे, वहां भी जाते इनके साथ ज्यादा जाट ही जाते भोजराज जी। अरे फिर आप भी जाटों को उतना ही ध्यान रखो दोबारा। तो ये हमारे भाई मुरली महाराज, मुंडवा चेयरमैन साहब सुभाष जी कंदोई, सारे नौजवान है, कब्जा कर लिया नौजवानों। देखिए मंच पे सत्ता पे प्रधान प्रतिनिधि श्रवण जी नागौर, मुंडवा से हमारे रेवण जी डांगा, भाई रमाकांत जी, पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण जी, जिनके कार्यक्रम में भी इन्होंने मुझे बुलाया था। बहुत बहुत कब थे वो आप अध्यक्ष? एक लक्ष्मण जी, खीमसर राम सिंह बागड़िया, सहदेव कसवा, त्रिलोक खिलेरी, जींदसागर सरपंच पद्माराम जी, मानकपुर सरपंच मुन्नाराम जी, भाई सुरन दोतड़, वासुदेव, ओम जी फूलपगर, SS कॉलेज, कंवर जी सरपंच साहब मोटवाड़िया, म्यूजिक परमैन, जिनके मैंने अभी सब लोगों को आपको जानते सुना, कलाकारों को नाम अमीन, करीब नौजवान बच्चे, कहीं कहीं मुलाकात हो जाती इन लोगों से। तो भाई म्यूजिक परमैन, गजेंद्र अजमेरा जी, तुलचाराम जी बनगावा, सुमसा सुपारी। एक बार कहा कि सुमसा सुपारी आ रहे, मैंने सोचा अंडरवर्ल्ड से मुंबई से आ रहे हैं, फिर पता लगा तो अच्छा आदमी है सुमसा। नानू मारवाड़ी और भाई इसरार, ये नानू मारवाड़ी ने कुछ ज्यादा नहीं बोला, इसलिए बच्चे कहीं उठ के चलते थे, नाराज हो गए। वैसे तो सुनना चाहते होंगे, नाराज होकर नहीं बोले जा रहे, तो आप इनको बता देना अपना जब मेरा भाषण खत्म हुआ ना।
मैं आप सबको एक बात कर, छात्रों को धन्यवाद इस बात का दूंगा कि नेताओं को और कलाकारों को एक जगह बिठा दिया। वैसे कलाकार और नेता एक जगह नहीं बैठते, कलाकार भी आपको खींचता है और नेता भी खींचता है, कंपटीशन होता है इनका। लेकिन आपने इस कंपटीशन को खत्म किया। सारे नौजवानों को इस नागौर के महाविद्यालय के उद्घाटन समारोह में तमाम प्रदेश के कोने कोने से सबको बुलाया, सबका मान और सम्मान किया। मैं आपको इस मौके पर बधाई देता हूं और मैं आपको विश्वास ये भी दिलाता हूं, मैं यहाँ की हमारी बीजेपी टीम को भी विश्वास दिलाता हूं कि 2024 तक मेरे मन में आरएलपी बीजेपी कुछ नहीं है। बीजेपी के लोगों ने बीजेपी के लोगों के भी जो काम आपने मुझे बताया तो पूरे करूंगा, आप निश्चिंत रहें। मैं तो वो योद्धा हूं जो कोटपुतली तक कांग्रेस से लड़ रहा हूँ, कोटपुतली के बाद आपसे लड़ रहा हूँ, दिल्ली तक लड़ी रहा हूँ। आप काम होने कहाँ दे रहे हो, मेरे को रोक देते हो जाके। और मुझे बड़ी पीड़ा होती है क्योंकि हनुमान बेनीवाल, हम जब बीजेपी में हुआ करते थे तो बहुत से नेता थे राजस्थान में जो अंदर अंदर घुसते थे, वसुंधरा से झगड़ा करने का प्रयास करते थे झगड़े। कोटा से एक नेता ने झगड़ा किया वसुंधरा से, 5 साल बाद वापिस। नॉर्थ ईस्ट, हमारे ईस्टर्न राजस्थान के बड़े नेता ने झगड़ा किया, 10 साल झगड़ा चला, सरेंडर। जयपुर के नेता ने किया, अलग अलग समाजों के नेता थे, लंबा झगड़ा किया, सरेंडर। गंगानगर झगड़ा किया, सरेंडर। भोजराज जी की जो संघ वालों की दवाई पी के इनके साथ रह के झगड़ा करके आगे बढ़ गया, वो तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही है जो झांसे में नहीं आया, आगे चला गया और किसान कौम की चिंता करी, जवानों की चिंता करी। और वही वसुंधरा जिसके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग दौड़ते थे। अभी एक दिन एक हवाई जहाज के अंदर हम थे, वसुंधरा भी थी और कोई सेल्फी लेने के लिए मुझे नहीं देखा, बोले मैं उधर ले रहा हूँ। मेरे को देखते बोले नहीं नहीं आपके साथ लूंगा, उसके साथ नहीं लूंगा। तो भाइयों, वो वसुंधरा जो जिसको देखने के लोग दौड़ते थे, उसकी ये स्थिति हो गई कि वो सरपंचों को फोन करके कहती है कि सरपंच साहब क्या हालचाल है, मेरा भी कोई कार्यक्रम करा दो ना पंचायत के अंदर। उस वसुंधरा को जिसके नाम की तुलसी बोलते थे, हर समाज उसको अपनी मानता था क्योंकि बन जाती थी, वो हर किसी की बहू बन जाती थी, कभी क्या बन जाती थी। उसको घर भेजने का काम ये आप ये मत सोचना कि मोदी और अमित शाह ने किया, क्योंकि बराबर मैंने भी किया। जनता से क्रेज खत्म कर दिया। तो जनता के पास जिसका क्रेज नहीं, दिल्ली वाले क्या करेंगे उसका? यहाँ तो नेताओं को तो चाहिए वोट, और तभी तो गठबंधन किया था, मेरे से किया था नहीं किया था। नहीं तो सीट तो कोई स्कॉर्पियो को नहीं छोड़ता है क्या गाड़ी की सीट? मोदी जी ने मेरे लिए 2 सीट छोड़ी थी, बाड़मेर और नागौर। और बाड़मेर वाले मंत्री जी सुन ले तो सुन लें कि बाड़मेर से मैंने कहा कि आरएलपी को मैं नहीं लड़ाऊंगा। मेरा चुनाव चिन्ह बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने गायब कर दिया था। गाना चलता ना टायर, पहले था बोतल छीन लिया इन्होंने, पोपल लोड़े टायर पर चुनाव लड़ा। मैंने कहा बाड़मेर में पता नहीं टायर जीते नहीं जीते। मैंने कहा मेरा मकसद कोई दिल्ली की राजनीति करना नहीं है, मेरा मकसद इस नागौर को आजाद कराना है। तो 70 साल से नागौर को ठग रहे, कभी इस पार्टी में, कभी उसमें, कभी यहाँ, कभी वहां। कभी वो गाना कौन सा चलता था ना, वो ब्लू है पानी पानी नाच, कभी ये कभी वो। मैंने कहा इनको ठीक करना है। तो मैंने कहा बाड़मेर आप रखो, कैंडिडेट मेरा देना। तो बाड़मेर में कैंडिडेट जब तय कर रहे थे तो इनके बस की बात नहीं थी। मैडम अड़ गई और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन कर रहे हो, मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी, बाड़मेर की सीट में लूंगी। तो सरेंडर हो गए। तो मेरे को कहा कि कैंडिडेट पर आप नाम हाथ रख दो। तो मैंने कहा आपका कैंडिडेट, बोले बाड़मेर का वसुंधरा का कैंडिडेट जो है कोई रिटायर्ड आईजी था, वो बताया पुलिस का। तो मैंने कहा ये आईजी तो वो है जिसने हमारे लड़कों में लाठीचार्ज किया था। तो कहा हाँ। तो मैंने कहा इसको नहीं देनी है। दूसरा ये ठीक है, किसान का बेटा इसको दे दी इनको। अब तो कोई नहीं मानता, राजनीति में कोई मानता ही नहीं। लोग राजनीति में छोटा कुछ बना दो, पता क्या कहेगा, मैं तुम्हारा दमू बड़ी हूँ, और हवा निकले बाद वो कोकाड़ करता फिर कौन। अभी एक बात लक्ष्मीनारायण ने कही कि सफलता तो मिल जाती है लेकिन पचाना आना चाहिए आगे। मैं कितनी बार सफल हुआ बताऊं मुझे? सफल हुआ, बड़े बड़े लोगों को ठीक किया, लेकिन पाचन शक्ति कितनी मजबूत है।
कि छोटा बच्चा भी आता है ना तो सीधा मेरे से बात कर लेता है। मैंने दलाल पैदा नहीं किया राजस्थान की राजनीति के अंदर, दलालों को खत्म किया। क्यों सर, नागौर इस इलाके के अंदर किस तरह बिजली का नया ट्रांसफार्मर लेने के लिए थानेदार सीए डिप्टी के पास जाने के लिए दलालों की लंबी लाइन हुआ करती, खत्म कर दी सारी लाइन को। सीधा व्यक्ति अपना काम करने के लिए इंजीनियर के पास जाएगा, थाने तहसील में जाएगा, अपनी बात रखेगा। तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि 300 से ज्यादा गाने आपने मेरे ऊपर बनाए। शायद गजेंद्र जी से आगे कई लोग निकल गए, आपने कम बनाए गाने और बनाना बहुत सारा। शुरुआत अच्छी करी थी आप लोगों ने। और एक कलाकार नेता को मजबूत करते हैं। आपको याद होना चाहिए जब ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई थी, लता मंगेशकर का गीत था ना, कौन से उसमें था, ना कोई सिख कोई जाट मराठा, वो बड़ा था ना गाना। हाँ, तो इनसे तो जोश आता है। तो इसमें कई जातियां, जैसे मान लो, अब ऐसे अपन जाति किसी खिलाफ नहीं है, लेकिन कई जाति को नाम नहीं उसके अंदर। तो मैंने कहा भाई मेरे से नाराज क्यों हो? लता मंगेशकर ने गाया था, मैंने तो गाया था। तो गीत तो उनके ही गाए जाते हैं जो लड़ते हैं, इतिहास उनका लिखा जाता है जो लड़ाई करते हैं। और ये सही है कि इस व्यवस्था के अंदर अलग अलग रूप से इस व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, जो शुरू से हमें तो कोई मिला नहीं। हम जब आए थे तो जाति व्यवस्था थी, और अब आप तो सरकारी नौकरी लगोगे तो फार्म भरना पड़ेगा, उसमें जाति ब्राह्मण लिखनी पड़ेगी, जाट लिखनी पड़ेगी, मेघवाल को लिखनी पड़ेगी, एससी का सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट, सारे जो आरक्षण की व्यवस्थाएं जो चली है। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने कभी किसी का विरोध नहीं किया। मेरी रैलियों के अंदर आपने देखा होगा, मैंने कहा कि ब्राह्मण का बेटा है और वो अगर आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर है तो ब्राह्मणों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, बड़ियों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, सवर्णों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने आज नहीं कहा, कि बहुत पहले 10 साल पहले, 8 साल पहले, 7 साल पहले के लिए। आज मैं कई लोगों को देखता हूं, कई नेताओं को देखता हूं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए मंत्रिमंडल में बैठे लोग किस तरह की बातें करते। ओबीसी पे विसंगति दूर के लिए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा तुम्हारे से, फालतू की बकवास मत करो। जाटों को आरक्षण में मिला था राजस्थान के अंदर, रुके नहीं थे, मिल गया था। भाषण देना अलग बात है और करके दिखाना अलग बात है। लड़ाई तो मैंने ही लड़ी है, तो सड़क पे आ गया, किसी के चप्पल जूते नहीं उठाए, जो आज बकवास करते घूम रहे हैं। चाहे विसंगति तो मिटाने की बात करके आज अगर झंडा लेकर कोई कहे मैं ही सच्चा हितैषी हूं, उनको याद रखना चाहिए कि 20 साल पहले आप कहां थे। और अब कोई कह दे कि ओबीसी को हम ये नहीं करने देंगे, उनको भी गलतफहमी है। ओबीसी आरक्षण की जो विसंगति है इसे दूर करवाएंगे, चाहे कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। ओबीसी के बच्चों के हितों पे कुठाराघात नहीं होने देंगे, और चाहे सामने कोई भी हो उसको हारना पड़ेगा। ये भी चेतावनी मैं इस मंच से दे रहा हूं। और मैं भाइयों एक बात आपको भी कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि जो लोग जिनके हाथ में कलम होती है, जब कलम हाथ में होती है उस समय तो अपने लोग याद नहीं आते, और जब लात पड़ती है और तब उसे अपना समाज और कौम याद आती है। ऐसे बेईमानों से अपने को सावधान रहने की आवश्यकता है, समझ गए ना? जब खुद थे, अभी आज मैं एमपी हूं, दिल्ली में बैठ रहा हूं, आज आपकी बात में हाथ चले कि नहीं चले, बात नहीं उठा रहा हूं, मेरा एमपी कोटे का पैसा खर्च नहीं कर पा रहा हूं, और एमपी हटने के बाद कह दूं कि मैं ये करा दूंगा वो करा दूं, कहां से करा देगा भाई? ज्योति मिर्जा तो 5 करोड़ रुपए भूल ही गई थी खर्च करना ही, वो मेरे खाते में आए थे, बाद में नींद आ गई थी उसको, बाद में मैंने लिए थे काम। तो मैं नौजवानों को यह भी कहना चाहूंगा कि कई तरह के लोग आएंगे, कई तरह के नेता आएंगे राजनीति में। देखो ये तो एक वही है, किस तरह लोग आते हैं जाते हैं, पार्टियां बदलते हैं, वापिस नए रंग रूप में आते हैं। दिन में क्या स्टेटमेंट देते हैं, दोपहर में क्या देते हैं, शाम को चेंज हो जाते हैं, और फिर ज्यादा हो तो कहते हैं मैं प्रेस के सामने कुछ नहीं कहूंगा, छुप जाते हैं कई दिनों तक। इधर मीडिया वाले भी भूल जाते हैं लास्ट में, फिर वो नई बात है कहते हैं। तो भाइयों मैं इतना ही संदेश नौजवानों को दूंगा कि हमें किसान कौम को आगे बढ़ाना है, नौजवानों को मिलजुल के रहना है, आपस में झगड़े नहीं करने। मैं एक चीज नहीं देख रहा हूं कि आज राजस्थान में प्रतिस्पर्धा का इस युग देश के अंदर कोई आगे बढ़ रहा है, आप उससे आगे बढ़ो, लेकिन कत्ल करने की क्या आवश्यकता है? नागौर के अंदर
किस तरह किसान कौम के बच्चे आपस में लड़के मर रहे, रोज आप देखिए, सीधे हैं, जानते नहीं, भोले हैं, लड़ाई से कुछ नहीं होता। ये बात नहीं गाँव रहा हमारा, बताओ कितनी बड़ी आबादी है, इनसे सीखना चाहिए हम लोगों को। बासनी के लोग लड़ते कैसे बताओ आपको, रुमाल से लड़ते हैं, तो रुमाल से तो चोट नहीं लगती, राजीनामा हो जाता है वापस। ये भोजराज जी मंडी में बैठे, पूछो आपने, सारे व्यापारी एक साथ बैठे मंडी में, सारे व्यापार करते हैं, सारे व्यापारी हैं, इनके यहाँ भी किसान आएगा, अगर वो माल दूसरी दुकान में तुलाएगा तो भी उससे नाराज नहीं होंगे, दूसरे वाले इनसे, क्योंकि उनको पता आज नहीं तो कल आ जाएगा हमारे पास, तो ये लड़का रहे, तो हमें इनसे सीखना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं। हथियारों से लड़ेंगे तो फिर आबादी खत्म हो जाएगी, फिर कहाँ जाति रहेगी, कहाँ व्यवस्था रहेगी, कहाँ प्रथा रहेगी। तो मैं एक संदेश आपको ये भी दूंगा कि हमें लड़ना नहीं है, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, और हमारे हक और अधिकार के लिए जब हमारी संस्कृति को कोई अटैक करे, हमारे समाज के कोई खिलाफ हो, हमारी व्यवस्था के कोई खिलाफ हो, और हमारे लिए विकास में कोई बाधा रोड़ा बने, उन व्यक्तियों के खिलाफ हमें सड़क पर लड़ना है, संघर्ष करना है। मैं नागौर कॉलेज की जो पिछले 5-7 साल के कार्यक्रम देख रहा हूँ, बच्चे बहुत जोश से अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं, प्रयास भी करते हैं। और पहले एक जमाना होता था कि एक पुलिस की गाड़ी आती थी नागौर के गांव में, लोग खेतों में भाग जाते थे। अब मैंने देखा पांचुड़ी इलाके के अंदर, पहले हमारे ओएसपी बीजेपी का राज था वसुंधरा का, उसमें फोन आया एसपी का कि साहब थाने वाले थाने में घुस के छुपे हुए। मैं किस लिए? बोले गांव वालों थाने में पतरा विता के भर दिया थाना। मैंने कहा पांचुड़ी में बोला, ये जोश आ गया हमारे लोगों को, जोश है, बोले चलो थाने पर, तो घुस गए। और क्या, तो पत्थर के नीचे कौन रहेगा, पुलिस हो मिलिट्री हो, तो पत्थर जाएंगे, तो लगता है रात में। क्या तो इतना जोश भी नहीं लेना अपने को कि थाने में पथराव करने चले जाओ, आगजनी करो। वैसे एक बात बताऊं, अब अग्निपथ योजना का झंडा अगर आरएलपी लेके नहीं चलती राजस्थान में, तो बिहार उत्तर प्रदेश की तर्ज पे अग्निपथ के समय इस राजस्थान का नौजवान भी ट्रेन में आग लगाता हुआ दिखता, आग नहीं करता हुआ दिखता। हनुमान बेनीवाल पे भरोसा करके यहाँ के नौजवान ने लोकतांत्रिक तरीके से अग्निपथ का विरोध किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अग्निपथ योजना जब तक वापस नहीं होगी, आपके हितों पे कुठारा घात नहीं होने देंगे। इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, नागौर को विकास पे आगे लेके जाएंगे। और छात्र संघ अध्यक्ष और इनकी पूरी टीम को मैं कहना चाहूंगा कि छात्रों के जिन मुद्दों पे आप लड़ाई लड़िए, उसमें इनकी पूरी कमियों को दूर करना है, आपस में गुटबाजी नहीं रखनी है। और जो चुनाव हार गए, उनको भी मेरा यही कहना है कि जो हार गए वो जीत तो सकते नहीं, तो जो जीत गया उसके साथ रहें, आगे मेहनत करें। आज के लिए हिंदू कमेटी के बाद ये दिक्कत और हो गई कि एक बार जो हार जाता है प्रिंसिपल था, वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? हाँ, तो इसमें अमेंडमेंट कराएंगे आगे। मैं ही कह रहा हूँ आपको, आगे ये करा देंगे कि एक बार जो हार जाता है उसे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो फिर हार ही जाता है। फिर अपनी हार का अगर वो निकालना भी चाहिए तो कहाँ निकालेगा चुनाव? मैं भी तो यूनिवर्सिटी में हारा था पहले, हारा। अगर उस समय लिंडो होती तो मैं काम बढ़ता है, देखिए तभी तो बन गया। हमारा एक ट्रेंड चलता था, पहली बार हारो और दोबारा जीतो, जो सेकंड था वो फर्स्ट आ जाता। मतलब बहुत लड़ा यार। तो आप तो इतिहास उठा के देखो, जैसी बहुत कांड हो गया मेरे चुनाव के समय, किस तरह लोग तो कई कॉलेजों में अंदर नहीं घुसने दिया था, फिर भी चुनाव जीत। समाज और किसान के खिलाफ जो एक कलंक लगा था उसको भी धोने का काम किया। तो ये एक चीज तो ये मान लो, मैंने किसी ज्योतिषी को दिखाया, मैंने कहा हमारे पास उसमें हाथ में भी कहीं राजयोग है क्या? बोले आपके राजयोग नहीं है, आप इसी तरह लड़ते रहोगे, लड़ाई का योग है। मुझे लग रहा है मैं लड़ता ही रहूंगा। मेरे साथ बैठे हुए लोग इस बात से मायूस हो जाते हैं कि हमारा राज कब आएगा। वैसे एक बात बता दूं, जिनका राज आया ना उनसे भी कुछ नहीं, भोजराज जी का राज आया था कई बार। क्या कलेक्टर में आप कहने से चले थे क्या? पर बता तो दो, बताओ भी रमाकांत जी आप बैठे हो लक्ष्मी राज में। हाँ, राज में तो थे ना, बीजेपी के राज में तो थे ही तुम लोग। 3 से 8 राज तो था, कहने को देते भाई राज हमारा है, ये तो कहते थे। तो जो राज में आए ना, वो भी राज में आने के बाद परेशान ही रहे। अरे यार मजा नहीं आया। तो मजा तो जब भी आता है जब राज पूरा खुद के पास हो, और मजा जब भी आएगा जब राजस्थान में आपको जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनेगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ फेम मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान होगा, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी होगी, कर्ज मुक्त किसान होगा, और सामाजिक समरसता के साथ हमारा प्रदेश और जिला आगे बढ़ेगा। अभी इस नागौर जिले की तमाम जिम्मेदारियां सांसद होने के नाते इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि रेल, टेलीफोन, केंद्रीय विद्यालय, नेशनल हाईवे, फूल आरओबी, आरयूबी,
जितनी भी केंद्र की योजना है उनकी जिम्मेदारी तो मैं लेता हूं, मैं प्रयास करूंगा। आप मेरा उठा के देख लेना और मेरे से पीछे 20-25 साल का उठा के देख लेना। वैसे लोकसभा में आपको बता दूं कि ये हमारे बैठे पत्रकार यहाँ पे, एक दिन इनको खबर भी दूंगा ये कि जितना हनुमान बेनीवाल 3 साल में वहां लोकसभा में लड़ा है उतना शायद आपके 30-35 साल में मिला के सांसद नहीं लड़े। जो लड़ना का मतलब समझते हो ना, आदमी को थोड़ी लड़ना होता है, अपनी बात रखनी पड़ती है। वो तो रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने। अब तो मुझे लग रहा है मैं लोकसभा कम जा पाऊंगा, क्योंकि अब मुझे राजस्थान दिख रहा है। जाऊंगा लोकसभा, एकदम वेबसाइट में नहीं रहूंगा, लेकिन 2023 की जो लड़ाई है ये अंतिम लड़ाई, राजस्थान की लड़ाई, जिसमें सारे लोगों को साथ लेके यहाँ सत्ता पे कब्जा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। भाइयों, सत्ता आपने सारी देखी, सारी पार्टियों को देखा। ये मनमाफिक सरकार, जवानों के सपनों की, किसानों के सपनों की सरकार कैसे हो, ये तो आप जब भी देखोगे जब खुद आपकी अपनी, जिसके आप रिमोट कंट्रोल जिस पार्टी का आपके हाथ में, आप लोगों के हिसाब से करोगे। क्योंकि हमारा ये जो भाई जीता है वासुदेव, इसको जिताने में बीजेपी और आरएलपी दोनों का सहयोग था। दोनों के विद्यार्थी परिषद और सबको बच्चों को बधाई दूंगा कि इन्होंने मिलकर इनको बनाया, क्योंकि इसकी आस्था मेरे प्रति थी। और मेरी भी कोई अलग छात्र संगठन तो राजस्थान में है नहीं। छात्र संगठन तो यही नजर आता है, या तो विद्यार्थी परिषद या NSUI, कोई तीसरा तो 2-3 छात्र संगठन है राजस्थान के अंदर। आरएलपी ने अभी बनाया नहीं, मैंने इसलिए भी नहीं बनाया, मैंने कहा ज्यादातर बच्चे अपने ही हैं। वो कांग्रेस में लड़ता है, वो भी मुझे नेता मानता है। अगर लड़का नहीं मानता उसके पिताजी मानते हैं, उसके भाई मानते हैं, और बीजेपी में तो वो भी मुझे मानता है, इसलिए मैंने संगठन नहीं बनाया। अब आप अगर ज्यादा कहोगे तो चुनावी साल में देख लेना, बनाने का कहोगे तो बना देंगे। मैं तो चाहता हूँ कोई भी बनाए, आप लड़ो मत। और भाई इसको भी मैं कहूंगा कि जो हारे हुए हमारे प्रत्याशी, वो भी अपने छोटे भाई हैं सारे, उनको भी आपको साथ लेकर चलना चाहिए। आज उनको कार्यक्रम के अंदर सबको उपस्थित रहना चाहिए, एक संदेश जाता है। अपनों को ये तो मिटाना ही होगा। जो भी मतलब गांव में ये भी बात कहता हूँ कि सरपंच के चुनाव में अगर हरा हुआ आदमी यही काम करे, मतलब जीते हुए शिकायत ही करूंगा, तो फिर विकास कैसे होगा? विकास कैसे करा? हाँ, अगर कोई बड़ा घपला कोई सरपंच कर रहा है तो उसकी बात जरूर आगे पहुंच जाते हैं। अब विकास के अंदर बाधा नहीं बढ़े। मुझे आपने देखा होगा, मैं सत्ता में तो नहीं रहा, लेकिन सत्ता के आसपास जरूर दिखता हूँ मैं, क्योंकि सत्ता भी डरती रहती है, घूमती रहती है। मेरी ध्यान रखने के लिए इंटेलिजेंस वाले भी देखेंगे कि आज हनुमान जी कहाँ है, क्या, तो सत्ता आसपास डोलती रहती सारी। लेकिन मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया, और परेशान नहीं किया इसलिए कारवा बढ़ता गया। हर समाज मेरे पास आता है तो एक ही बात कहता है कि हनुमान जी हमारे समाजों में भी आप जैसे नेता हो। तो मैंने कहा नहीं है तो मेरे को मान लो ना, आपके समाज की पैरोकारी करूंगा, आगे खड़ा, मेरे को बुला लो। यहाँ कौन सा को बंटवारा हो रहा है समाजों का, तो वोट ही तो डालना, जहाँ जरूरत पड़े मुझे याद करना, और याद करोगे पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसका हाथ पकड़ लिया, उसका बीच में नहीं छोड़ा, और हाँ बदली तो धरती फट जाए, कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, हनुमान बेनीवाल पीछे नहीं हटा। और जिद जरूर करता हूँ, लेकिन आपके लिए जिद करता हूँ, खुद के लिए जिद नहीं करता। खुद के लिए जिद करता मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाता। आजकल के बच्चों को देखता हूँ मैं, थोड़ी सी सफलता मिलती कि मैं तो वो गाड़ी लूंगा यार, वो चश्मा लूंगा यार, वो जूते फलना क्या क्या ये करूंगा। नए बच्चों की सोच होती है कि मैं एकदम से आगे बढ़ जाऊँ, तो इसलिए तो गलत कामों में चले जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर के नाम से जमीनों पर कब्जे करते हैं, तो कहीं दूसरे उसमें कामों में फंस जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना मेरे भाइयों। मुझे याद कर लिया करो, जब तकलीफ हो ना और लग जाए मैं तो परेशान हूँ, अरे मेरे पास तो एक पैसा ही नहीं, तभी सोचो हनुमान जी को याद करो। वो बिना पैसे, बिना उसके किन संघर्षों में, पारिवारिक परिस्थितियों में लड़के आगे बढ़ा और छक्के छुड़ा दिए बड़े बड़े नेताओं के देश के अंदर। तो आगे बढ़ा तो अपने भाई को याद करो। निश्चित रूप से ये हमारा जो संघर्ष है आपके काम आएगा। मुझे बीजेपी के 2-3 जाट नेता कह रहे थे, मैंने कहा आपका क्या हालचाल है? बोले हमारे हालचाल तो ठीक है। मैं क्या करते हो वैसे, आप क्या करते हो अपने नेताओं को? कि हम सारे एक ही बात कहते हैं कि हनुमान जी को इस बार हरा लेंगे। उससे मैंने क्या मतलब, बोला हमारे नेता नाराज राजी रहते हैं, हाँ जब हनुमान को हरा लो। ये कांग्रेस वालों की स्थिति। हमारे समाज जाके बोले साहब अब की बार आप चिंता मत करो, एक डिप्टी लगा दो, हमारा एक थानेदार लगा दो, अब हनुमान को हरा के दम लेंगे। ठीक है लगा लो डिप्टी थानेदार। तो गहलोत भी यही करेगा, वसुंधरा भी करेगी, मोदी भी यही करेगा, अमित शाह भी करेंगे। उनको लग रहा है कि लड़ रहा कौन है, उसको कैसे रोकना है। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं तो आगे बढ़ने वाला हूँ, आपको आगे लेके जाने वाला हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जिस हिसाब से मुझे अपने भाई के रूप में माना है,
हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। छात्र संघों के माध्यम से आया हूँ, तो एक तरीके से परिवार के अंदर बैठा हूँ, क्योंकि हमारी जो राजनीतिक शुरुआत है कॉलेज अध्यक्ष के रूप में ही हुई थी। विश्वविद्यालय अध्यक्ष होते विधानसभा और लोकसभा, सत्ता के अंदर नहीं रहे, विरोध सत्ता का किया, सड़कों पे किया, हर तरीके से किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कभी बिगड़ने नहीं दिया। राजस्थान में 5-5 लाख की रैलियां करी, सबसे बड़े आंदोलन किए, लेकिन गोली नहीं चली किसी आंदोलन पर, क्योंकि कई लोगों से वितर्क होते, कई नेताओं में देखता हूँ कि वो पॉपुलरिटी के लिए क्या करते हैं कि 500 की भीड़ पुलिस पे पत्थर फेंक के लाठीचार्ज करवा लेते, छपने के लिए अखबार। ये हमारा मकसद नहीं भाई, जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, अगर लगे कि कहीं कुछ हो रही है, अपना आप सब सिस्टम ठीक हो जाता है। आवश्यकता पड़ी नहीं, छोटी मोटी कोई हो भी गई तो तेजाजी महाराज की इतनी कृपा रही कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। और ये तेजाजी की कृपा ही है कि हनुमान बेनीवाल पे किस तरह झोटवाड़ा पे हमला हुआ था, आपको पता है, तेजा दशमी के दिन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सेकंडों के अंदर ट्रैफिक भी खुल गया और आपका भाई आपके बीच है। लेकिन उन लोगों को जरूर तकलीफ होगी जिन्होंने मेरी तरफ हमला करके मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। वो इस बात को याद रखें कि जो मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, मैं उनका नुकसान पहुंचाने की उस बात को याद जरूर रखता हूं। और अच्छा समय आएगा तो मैं वापस याद कर लूंगा, अब मेरा समय अच्छा है, अब सही काम करना है। ये बात भरोसा आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आप